बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, सानेहा मर्दान को लेके तमाम पाकिस्तानी अफसरदा हैं। इमरान खान समेत आला सियासी शख्सियात ने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है। कल जब अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में हम गुफ्तगू कर रहे थे तो कल शाम को इतलात ये मौसूल हुई कि मर्दान की एक यूनिवर्सिटी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ है और इस तसादुम के नतीजे में DSP समेत 7 अफराद ज़ख्मी जबकि एक जाँ बहक हो गया। मगर जब इन्वेस्टिगेशन की गई, इतलात हमारे तक पहुँची तो ये कि मर्दान में तौहीन रसालत का मुरतकिब ठहरा के एक तालिब इल्म को मार दिया गया है और किस बेदर्दी से मारा गया वो मनाजर आपने टेलीविज़न पर स्क्रीन्स पर भी देखे, सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियो क्लिप्स और तस्वीर भी देखी, जिसको लेके तमाम पाकिस्तानी अफसरदा हैं और हर एक शख्स इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी कर रहा है। नाज़रीन, मशाल खान छठे सेमेस्टर का शोबा-ए सहाफ़त से इब्लागियात से मैस कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म था। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में ये पढ़ता था और हॉस्टल में ही रहता था। इसके हॉस्टल में मुश्तबा अफराद दाखिल हुए, डंडे उनके पास थे, इसके साथ इसके कुछ साथी भी थे और जो दर्जनों वो लड़के थे, दर्जन से भी ज़्यादा। कोई फिगर्स जो BBC ने जो फिगर्स कोट किए उनके मुताबिक सैकड़ों अफराद इसके हॉस्टल में दाखिल हुए और डंडों से इसको मारना शुरू कर दिया। गोलियां भी मुबैना तौर पर इसे मारी गई और जब ये इंतकाल कर गया, जब ये फौत हो गया तो इसके जो लाश थी, जो इसकी डेड बॉडी थी, उसको भी लातें भी मारी गई और डंडे भी मारे गए, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर चलती रहीं, जो लोगों ने शेयर की, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं, अफसोसनाक हैं। इमरान खान ने ये कहा है कि IG सिंध से इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर जोर दिया जाएगा। किसी भी मुल्क में, किसी भी कानून में जंगल का कानून नाफिज नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी ऐसी वाक़यात है, कोई भी ऐसा अगर वाक़या पेश होता है तो आप अदालतों से रुजू करें, एजेंसी से रुजू करें, पुलिस से रुजू करें, मगर कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त आखिर किस कानून के तहत और किसको किसने फराहम की है, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। तौहीन रसालत के नाम पर पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर इसकी मज़म्मत भी की जाती है बहुत से हलकों की जानिब से। अब जो सूरत हाल ये है कि इसकी नमाज जनाजा सवाबी में अदा कर दी गई है और इतलात के मुताबिक 400 से 500 लोग इसकी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। पुलिस ज़राए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनके मुताबिक ये बताया गया है कि फ़िलहाल कोई भी ऐसा मटीरियल, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसकी बिना पर इसे तौहीन रसालत का मुरतकिब ठहराया जाए वो हमें नहीं मिला, वो हमारे तक मौसूल नहीं हुआ, हम तक नहीं पहुंच सका। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और दो मुख्तलिफ FIRs, दो मुख्तलिफ पर्चे काट दिए गए हैं और हॉस्टल से गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। 8 अफराद इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और जब जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, पुलिस के मुताबिक जब वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो उस वक्त तक ये इसकी डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद थी और जो मुश्तबा अफराद थे जो जुल्म कर रहे थे, इसको मार रहे थे, वो इसको जलाने के करीब थे। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तो ऐसा कोई वाक़या नहीं है, अगर तो ये बेकसूर था, इसका कोई कसूर नहीं था, तो जो मुजरिमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए कि आखिर किस कानून के तहत किसी मुसलमान की जान, जो कि एक अपने आप को मुसलमान कहता है, वो ये तस्लीम करता है, कलमा गो है, अल्लाह पर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर यकीन रखता है, आखिर उसको क्यों कत्ल किया गया, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। जैसे इस पर कोई मज़ीद मालूमात आएंगी, अपडेट्स आएंगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ियाँ मिलेंगी तो आपके साथ ज़रूर अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अफ़गानिस्तान से ख़बर शामिल करते हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया है, जिसमें 36 ISIS के जंगजू जहन्नम वासिल हो गए। ISIS दाइश, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट और मुख्तलिफ नामों से जाने वाली जो ये दहशतगर्द तंजीम है, उसके इस बम हमले में 36 जंगजू हलाक होने की खबरें मौसूल हुई हैं। GBU-43 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, तमाम जो बम हैं उसकी माँ इस बम को कहा जाता है और वो वीडियो क्लिप आप अभी अपने स्मार्टफोन्स पर और लैपटॉप्स पर देख सकते हैं कि जब ये ज़मीन पर गिराया जाता है वाया एयरक्राफ्ट, इसको फेंका जाता है तो ये ज़मीन के अंदर धंस जाता है, ज़मीन के अंदर घुसकर ये फिर एक ज़लज़ले की कैफियत तारी होती है और बड़ी
तबाही इससे बर्पा होती है। नॉन न्यूक्लियर ये बॉम्ब है और ये कल 7:32 पर फेंका गया। 10,000 किलोग्राम इस बम का वेट था, जो हमारे तक मालूमात हैं, हमारे पास जो मालूमात है 10,000 किलोग्राम इसका वेट था और इसमें 8164 एक्सप्लोजिव मटीरियल शामिल थे। हैवी इससे तबाही हुई है और जिस सूबे नंगहार में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर ये बम गिराया गया, वहाँ तक अभी तक कोई बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात नहीं पहुँच सकी कि कितने इसमें कैजुअलिटी रेट था, क्या कैजुअलिटी रेट था, कितने इसमें लोग शहीद हुए। अलबत्ता दाइश के 36 जंगजू इस हमले में जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं या वो मर गए हैं, हलाक हुए हैं 36 दाइश के। मगर नॉर्थ कोरिया ने इस वाक़े की मजम्मत की है। नॉर्थ कोरिया जो कि अमेरिका का राइवल है और उनके आपस में चपकलश चलती रहती है, उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला ये किया गया अमेरिका की जानिब से, उसकी मजम्मत करते हैं। मगर ताहाल किसी और मुल्क ने इस हमले की मजम्मत नहीं की है। आज कुछ बातें हमने अपने प्रोग्राम में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से भी करनी थी, क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे आर्टिकल्स चल रहे हैं कि अब इंडिया ट्रेड कैसे करेगा। इंडिया के पास अगर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का रूट नहीं होगा, चाबहार पर अमेरिका वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका होगा, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना होगा, तो इंडिया कहाँ जाएगा। तो वहाँ से हमने कहा कि आज चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर बात की जाए। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा, जिसको गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, हालात बदल देगा तमाम पाकिस्तानियों के। तो अब ये मंसूबा कहाँ खड़ा है नाजरीन? 2022 में ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचेगा, जो फैक्ट्स हमारे तक मौजूद हैं, जो हमारे पास हैं, और 2019 दिसंबर तक बहुत से इसके अंडर जो मंसूबे हैं वो पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। अब जो हमने लोन्स लिए हैं, जिसका अक्सर जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है लोन्स का, आज लोन्स पे कुछ नज़र डालते हैं कि हमने आखिर कितने पैसे वापस करने हैं। इसमें लोन्स की मुख्तलिफ शरह है। कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, यानी जिस पे हमने इंटरेस्ट नहीं देना, सूद नहीं देना, उसके ऊपर पैसे नहीं देने। और इसमें कुछ कंसेशनरी लोन्स हैं 1.6% जिसमें हमने पे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 0% इंटरेस्ट की। हमने चाइना से जब ये मंसूबा स्टार्ट हुआ तो 46 बिलियन उस वक्त हमने चाइना से लिया, लोन लिया, मगर अब तक इसकी जो तादाद है वो 62 बिलियन हो चुकी है। काफ़ी इसमें बड़ा, क्योंकि मंसूबे उसके साथ से और मोटरवेज़ भी निकलते रहे, और जो इसके अंडर जो छोटे मंसूबे हैं वो भी जैसे जैसे इस पे काम होता गया और चीज़ें सामने आती रही। जो 0% इंटरेस्ट पे हमने लोन्स लिए हैं, उसमें सबसे पहले तो गवादर पावर प्लांट है, गवादर हार्बर पोर्ट, $27 मिलियन ये इसका लोन है। इसको हमने एज इट इज़ वापस करना है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ गवादर पोर्ट पे $490 मिलियन अखराजात आएंगे और 300 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल तामीर किया जाएगा जिस पे $100 मिलियन अखराजात होंगे। गवादर एयरपोर्ट भी तामीर किया जा रहा है जिस पे $230 मिलियन के अखराज आएंगे। और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे कराची टू गवादर 140 मिलियन इस एक्सप्रेस वे पे अखराजात आएंगे। ये वो मंसूबे हैं जिन पर हमने एज इट इज़ जो रकम ली, 27 मिलियन, 230 मिलियन, 100 मिलियन, $490 मिलियन और 140 मिलियन, इस पर हमने एक पाई भी इंटरेस्ट नहीं देना, ₹1 भी इंटरेस्ट नहीं देना। और जो कंसेशनरी लोन्स हैं उसमें हमने एक्सिम बैंक ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक से हमने जो लोन लिया $11 बिलियन, उस पर हमने 1.6 इंटरेस्ट देना है। उसके बाद 1100 किलोमीटर कराची से लाहौर जो मोटरवे तामीर किया जा रहा है, 6.6 मिलियन इस पर अखराजात आएंगे। इस पर भी हमने 1.6% इंटरेस्ट देना है। सक्खर टू मुल्तान मोटरवे 2.9 मिलियन इस पर अखराजात आएंगे। इस पर हमने 1.6% लोन देना है। और कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो इस मंसूबे के अंडर होगा। जो रूट्स हैं वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और फिर उसका थोड़ा सा एक मगरबी रूट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और बलूचिस्तान के इलाके आएंगे, और दूसरा मशरकी रूट है, इस साइड वाला रूट है जिसमें पंजाब लाहौर से होता हुआ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये गवादर को, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का रूट लगेगा। जो मगरबी रूट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें उसके हक में थी कि ये रूट ही
اصل طور سے فائدہ دے گا فاٹا کے لوگوں کو بھی, بلوچستان کے لوگوں کو بھی. پنجاب میں تو پہلے ہی ترقی بہت ہے, مگر اب وفاق نے یہ پھر پالیسی اپنائی کہ دونوں روٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور درمیان میں سینٹرل ایک روٹ ہوگا جو ان دونوں روٹس کو آپس میں ملائے گا. تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی آپ نے اسکرینز پر بھی میکسیمائز کر کے آپ کو دکھائی جا رہی ہے. وہ مغربی روٹ ہے ایک طرف مشرقی روٹ ہے, اور درمیان میں جو گرین لائن ہے وہ دونوں روٹس کو آپس میں ملائے گی. اور مختلف ایسے اس میں پوائنٹس ہیں جو دونوں روٹس کے درمیان وایا روڈ بھی اس میں ٹریول کیا جا سکے گا. اس میں ہسپتال بھی ہیں, اس میں کالجز بھی ہیں, اس میں سکولز بھی ہیں. اور میگا پروجیکٹس جو اس منصوبے کے تحت ہیں وہ اورنج لائن میٹرو ٹرین, پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ, قائد اعظم سولر پاور, ساہیوال کول پاور پروجیکٹ, ویسٹرن الائنمنٹ پروجیکٹ بلوچستان میں 870 کلومیٹر کا یہ نیٹ ورک ہے بلوچستان میں, اور اسلام آباد سے پشاور ریلوے ٹریک. یہ میگا پروجیکٹس امید ہے 2019 تک 2020 تک ان کو مکمل کر لیا جائے, مگر اس منصوبے کی جو ڈیڈ لائن ہمارے تک پہنچی وہ 2022 ہے. تمام پاکستانیوں کی بھی ان پر نظریں ہیں, اور جو دوسرے انٹرنشپ پروگرامز ہیں اور چائنا کے جو ابھی لینگویج لرننگ پروگرامز ہیں ان کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے. مگر جو ایک اگر جب ان ڈیپتھ میں جائیں, آپ انویسٹیگیٹ اس سارے معاملے کو کریں, تو خبر یہ بھی ایک ہے کہ کوٹا زیادہ تر جو گوادر کے رہنے والے ہیں, بلوچستان کے رہنے والے, ان علاقوں کے لوگوں کو کوٹا نہیں دیا جا رہا. صرف بڑا منیمل ان کا اندر سے ان کی سیٹس رکھی گئی ہیں. زیادہ تر کوٹا پنجاب والی سائٹ سے دیا جا رہا ہے, جس پر ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بھائی, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بھائی اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے بھائی تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. 2016 میں گزشتہ سال ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا کہ شہباز شریف صاحب نے گوادر کے کچھ طالب علموں کو یہاں پر طلب کیا. ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی, پرائزز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی, وہاں پر شہباز شریف صاحب تھے اور گوادر سے تعلق رکھنے والی کچھ طالبات تھیں. ان طالبات نے تحفظات کا اظہار کیا کہ گوادر سے آپ باہر نہیں چائنیز لینگویج سیکھنے طالب علموں کو بھیج رہے, بلکہ اس میں بھی پنجاب سے ہی جا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اب گوادر سے بھی ایک کوٹا تشکیل دیں گے. میگا پروجیکٹس میں گوادر اوریڈورو موٹر وے, داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ, E35 ایکسپریس وے ہزارہ موٹر وے, اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن. یہ اہم ترین سب سے بڑے میگا پروجیکٹس یہ ہیں, ایران پاکستان گیس پائپ لائن, گوادر روٹیڈارو موٹر وے, داؤد ونڈ پاور پروجیکٹ اور ہزارہ موٹر وے, ایران پاکستان بارڈر ٹو نواب شاہ, اور ریکنسٹرکشن آف کراکرم ہائی وے خنجراب ٹو ریل کوٹ. یہ میگا پروجیکٹ سی پیک کے انڈر آئیں گے. 2022 تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو مکمل کر کے اس کو فعال بھی کر لیا جائے گا. اور کچھ بات کریں گے کشمیر سے. کشمیر سے اہم خبر یہ ہے جس کی صرف پاکستانی نہیں, صرف کشمیری نہیں, بلکہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس کی مذمت کر رہے ہیں. تصاویر ابھی آپ دیکھیے کہ ایک آرمی جیپ کشمیر میں, اس کے اوپر ایک کشمیری کو رسیوں سے باندھا گیا ہے, اور یہ جیپ پورے کشمیر میں گشت کر رہی ہے, خوف و ہراس پھیلا رہی ہے. اور اس کشمیری کو رسی سے باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیری ریٹیلیشن میں اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہوئے جیپ پر پتھراؤ کریں تو وہ اس کشمیری کو لگیں, جس کی وجہ سے وہ اس جیپ پر پتھراؤ نہ کریں. یہ تصویر ٹویٹر پہ بہت بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, پولیٹیشینز اور رائٹرز اس کو شیئر کر رہے ہیں, اور کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کی جا رہی ہے. آپ بھی اس تصویر کو, اس پروگرام کو شیئر کیجیے اور یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. پیپلز پارٹی کی کل بھی بات کی, آج بھی تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جو گورنر ہیں مراد علی شاہ, گورنر سندھ, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو منصوبہ شروع کر رکھا ہے گیس کا, جو منصوبہ وہاں پر بجلی بنانے کا سندھ میں جو منصوبہ شروع کر رکھا ہے, جس کے ساتھ کے الیکٹرک کے ساتھ بھی ہم نے کچھ معاہدے طے کر لیے, مگر ہمیں سوئی سدرن کمپنی ہمیں گیس فراہم نہیں کر رہی. سوئی سدرن کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہے. اگر ہمیں گیس فراہمی نہ یقینی اس کو بنایا گیا گیس کی فراہمی کو, تو ہم اس کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے اور پورے ملک کی گیس پھر ہم بند کر دیں گے. اس پر آج وزیر اعلیٰ کے ترجمان مصدق ملک نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ سے جو معاہدہ کیا تھا, معاہدے کی پاسداری کیجیے تو گیس فراہمی کرنا کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ سوئی سدرن گیس نے یہ جواب دیا کہ آپ 1 ارب روپیہ سیکیورٹی جمع کروائیے اور ہم آپ کو گیس کی فراہمی کر دیں گے, اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تو پیپلز پارٹی کا اب اس سارے مصدق ملک وزیر اعظم یعنی وفاق کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن آیا یا جو رائے آئی, اور سوئی سدرن گیس نے جو کمنٹ کیا یا آنسر دیا, اس کے
بعد تاحال پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نیوز روم سے رخشان میر کو دیجیے اجازت، مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔